जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो हम चलते हैं झारखंड, जहां चुनाव का बिगुल तो बज चुका है और 1-2 दिन के अंदर शायद जैसा दिख रहा है कि इलेक्शन का डेट्स भी अनाउंस इलेक्शन कमीशन कर दे। आज शायद वहाँ जो स्टेट में हैं चुनाव के पदाधिकारी, उनकी एक मीटिंग भी हुई है कि कैसे स्मूथ और पीसफुल इलेक्शंस कराया जाए। दूसरी तरफ ईडी के रेड्स, करप्शन, जल जीवन मिशन को लेकर 200 करोड़ के मामले में ईडी का रेड। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके पीएस और एक बड़े सीनियर आईएएस हैं मनीष रंजन, उनके घरों पे भी रेड किए गए हैं। 20-25 जगहों पे रेड हुआ है। तो ये तो इलेक्शन डेट्स अनाउंस होने के पहले इस तरह की गतिविधियां आम तौर पे देखी जाती हैं हर राज्य में जहां चुनाव होना है, या इधर के हो या उधर की हो। सत्ता पक्ष हो, राज्य में सत्ता में जेएमएम इंडिया अलायंस है, केंद्र में बीजेपी, और दोनों के बीच में ही झारखंड का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। कौन इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा, ये देखना जरूरी है। आज झारखंड सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में सुनने में आया है, वो आप बताएंगे सुनील जी। सुनील हमारे साथ जुड़े हैं रांची से वरिष्ठ पत्रकार सुनील बादल जी। यही हमें बताएंगे कि आज के कैबिनेट में क्या निर्णय लिया गया है। सुनने में आया था कि कुछ वो मैया योजना पे जो 1000 का मामला था कि 1000 दिया जाता था, और बीजेपी ने कहा कि हम उसको 2100 कर देंगे। तो सुनने में आया था कि जेएमएम ने एक बात जो अंदर खाने की बात आ रही थी कि उसको 2500 करने जा रहे हैं। खैर, वो आप बताएं कि क्या हुआ। और आज शायद जेएमएम का महाधिवेशन या उनकी जो मीटिंग है जिसमें चुनावी मुद्दों पे कैसे लड़ना है इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन, क्योंकि 5 जनवरी तक सरकार का गठन होना है। तो कब होगा, क्या मुद्दे हैं, किस विषय पे चक्रव्यूह रचा गया है, और इस चक्रव्यूह को भेदने वाला कौन वो शख्स होगा। सुनील जी नमस्कार, हम आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, अभी आपने जो कहा ना, अभी कैबिनेट की मीटिंग अभी थोड़ी देर में होगी, अभी पूरी हुई नहीं है। और ईडी का जो कार्रवाई है, जो छापेमारी है, सुबह से हो रही है। उसकी भी आउटकम के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा है कि वो क्या फाइंडिंग है, क्या हुआ है। लेकिन एक कहावत है कि जब तक आग नहीं लगती है तो धुआं नहीं उठता है। तो कुछ न कुछ तो आग लगी हुई है। और आग लगने का सबूत यह है कि कुछ दिन पहले एक संतोष कुमार, जो उनके कैशियर थे, आपने जो कहा जल जीवन मिशन के, तो उनको अरेस्ट किया गया था। और ये मामला लगभग 20 करोड़ के घोटाले का था। और झारखंड जो राज्य है वो गलत कारणों से हमेशा से भी चर्चा में रह रहा है। झारखंड जबकि खनिज के मामले में पूरे भारत का 40% अकेले देता है, और झारखंड बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ के लोग बहुत भले हैं। और जो भी यहाँ पर अभी तक होता रहा है उसमें संभावनाओं की चर्चा जब भी होती है। जब झारखंड बना था 2000 में, तो कहा जा रहा था कि इसको रूर घाटी की तरह डेवलप किया जाएगा, झारखंड बहुत कुछ कर सकता है। और ये बात सही भी है। लेकिन कहीं न कहीं जब भी चर्चा होती है तो किसी न किसी घोटाले की चर्चा होती है, और उस घोटाले में कुछ न कुछ लोग पकड़े जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि पक्ष वाले बोलते हैं कि नहीं साहब, ये तो राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। अभी जैसे मिथिलेश ठाकुर जी का बयान कुछ देर पहले आया है, मंत्री जो है पेयजल स्वच्छता विभाग के, जिनके विभाग में जल जीवन मिशन है, और उन्हीं के विभाग में कथित रूप से गड़बड़ी हुई है, जिसकी बात चल रही है अभी। लेकिन बात तो यहाँ पर ये होती है कि आप अपने निजी खाते में, अपने रिश्तेदारों के खाते में 20 करोड़ रुपए किस हिसाब से और कैसे आप ट्रांसफर कर देते हैं। और 20 करोड़ रुपए, हम जानते हैं कि 20 रुपए ट्रांसफर करने के लिए भी इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आजकल बैंक में जो
ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है, उसमें आधार कार्ड है, आधार कार्ड से उस आदमी को ऑथेंटिकेट किया जाता है, उसकी ओटीपी ली जाती है, बहुत तरह की प्रक्रियाओं के बाद एक सामान्य आदमी जब जाता है। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में कहा जा रहा है कि उनका ट्रांसफर हो गया था और उनके नाम पर ट्रांसफर होने के बाद में पैसे ट्रांसफर हुए। हम लोग जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में एक सेट नॉर्म्स है, इस तरह का बना हुआ नियम है कि जब भी ट्रांसफर होता है या कोई नया कार्यभार लेता है, कोई चार्ज लेता है, तो उसी के साथ एक ऑर्डर निकलता है कि आज से हमारे जो आय व्यय का हिसाब है वो ये अधिकारी रखेंगे, और ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर जो है वो डीडीओ बदल गए हैं और डीडीओ का चार्ज इनको दिया गया है। ये डीडीओ होंगे, आज से इनका सिग्नेचर बैंक में चलेगा और इसके पहले जो भी होता रहा वो आज तक ही होगा। अगर इस तरह के बहाने अगर लोग कर रहे हैं जिसको बचकाने कहा जा सकता है, तो यही घोटाला आपको कुछ दिन पहले झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में हुआ था, जेवीबीएनएल में, कि वहां भी 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए थे किसी निजी खाते में, उसको निकाल भी लिया गया था। बाद में पता चला कि नहीं साहब, ये तो जो जीएम थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद भी उनके नाम पर खाता ऑपरेट होता रहा। तो जब उनकी मृत्यु हुई, उनको पेंशन की कार्रवाई शुरू हुई होगी या ऑफिस में जो भी प्रक्रिया होती है, तो क्या उसमें बैंक को खबर नहीं की गई या खबर करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या 20 करोड़ के लिए खाते का ट्रांसफर कोई भी, हम लोग आजकल देखते हैं कि 49,000 रुपए भी रहते हैं, तो बैंक के मैनेजर या बैंक के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो फोन करके पूछते हैं कि आपका 49,000 रुपए का चेक आया है, आपने दिया है, इसको क्लियर कर दिया जाए। तो जब करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है और उसमें कोई पूछे नहीं, तो कहीं न कहीं बैंक भी उसमें संदेह की जो है दृष्टि से देखे जाने की बात होती है। और बैंक वाले भी कुछ पकड़े गए हैं, कुछ प्राइवेट बैंक हैं, कुछ सरकारी भी हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरी बाल्टी जो है ना वो भंग से घुली हुई है, सब लोगों ने भंग पी है। वो बैंक वाले हों, सरकारी अधिकारी हों या एक बड़े अधिकारी हों। एक महिला जो है, जो बहुत शक्तिशाली थी झारखंड में, कोई भी मुख्यमंत्री हो उनके आसपास वो दिखाई पड़ती थी और उनको माना जाता था कि वो इतनी शक्तिशाली हैं कि उनकी इच्छा पर सरकारें जो है वो फैसला करती हैं। 3-3 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उनका पद जो है बना हुआ रहा। अभी लगभग 2 वर्षों से वो जेल के अंदर हैं, उनको बार-बार प्रयास करने पर भी जमानत तक नहीं मिल पा रही है। और उसके बाद भी जो सरकारी अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, अगर इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तो ये हिम्मत जो है वो देखने के लायक है और समझने की बात है कि 200 करोड़ रुपए जो है आरोप लगते हैं और सत्ता पक्ष कह देगा कि नहीं साहब ये तो राजनीतिक कारणों से है, और विरोधी पक्ष कहेगा कि नहीं ये तो भ्रष्ट है। उसके बाद राजनीतिक उसमें जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी, उसपे टीवी चैनलों में या अलग अलग माध्यमों में एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि आपके जमाने में भी ऐसा हुआ है, तो कहेंगे नहीं साहब आपकी पूरी पार्टी भ्रष्ट है। मूल सवाल ये है कि जो एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कि एक आम आदमी पैसे ट्रांसफर करता है, तो उनको जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उन प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं हुआ? और इतनी सारी बंदिशें, इतने सारे चेक पॉइंट्स बने हुए हैं कि 49,000 रुपए का ट्रांसफर करना है तो पूछना है, और किस माध्यम से ट्रांसफर हुआ, ये सारे मामले बार-बार आते रहेंगे। कब तक आएंगे और क्यों ऐसा हो रहा है, ये सवाल पब्लिक जानना चाहती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये इलेक्शन पहुंचता है तब इस तरह के मामले आते हैं। अब ईडी वालों का कहना है या सत्ता पक्ष का कहना है, तो क्या ईडी वगैरह को छुट्टी दे दी जाए कि अगले 3-4 महीने में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए अभी आप लोग ऑफिस वगैरह बंद कर दीजिए और कोई कार्रवाई मत करिए, और इलेक्शन के बाद नई सरकार बनेगी तब। अब बात तो ये भी हो रही है कि झारखंड में ये भी हुआ कि किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई करने के पहले हमसे पूछिए कि आपके फलाने साहब भ्रष्ट हैं, तो श्रीमान कृपया आपके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए। तो इस तरह के मामले हजारों की संख्या में हैं, जो अभियोजन के लिए
उनके खिलाफ कार्रवाई चलाने के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो रिटायर भी हो गए, कुछ मर भी गए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सारी चीजें बहुत ही दुखद हैं और जनता जो है ये सब जानना चाहती है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बीच में वो शायद मेरा ये कहना था कि ईडी के मामले पे जो अभी रेड चल रहे हैं उसको बड़े अपने तरीके से सामने रख दिया कि क्या मामला था, और ये तो हमने फोटो स्कैम में भी देखा था कैसे ट्रेजरी का लूट हुआ था। पर मेरा आपसे ये जानना है ना कि झारखंड के कोष पे जो डाका पड़ा है उससे क्या इलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पहली बात। दूसरी चीज कि सारे सूरवीर जो है ना, दोनों पार्टी के, दोनों पक्ष के जो सूरवीर हैं, उन्होंने तो कमर कस रखा है और वाहन पे वाहन चलाए जा रहे हैं। वाहन पे वाहन चल रहा है, कौन सा वाहन इस बार लगता है कि इम्पैक्ट डालेगा, इफेक्टिव होगा, और आम जनता क्या इन चीजों को हल्के में ले रही है या सीरियसली ले रही है कि इस बार बदलाव जरूरी है? देखिए, 2-3 सवाल जो आपने पूछे उसमें कि सब एक दूसरे से मिला ही हुआ है। हाँ, कौन सा बाण जो है वो इफेक्टिव होगा, इसमें एक बाण जो है बहुत ही इफेक्टिव है और वो है कि मैया सम्मान योजना जो है उसने तहलका मचा दिया था कि हर महिला को, जिसका बहुत से लोगों ने तो कहा कि राशन कार्ड की भी जरूरत नहीं है, लेकिन राशन कार्ड अनिवार्य किया गया था, भले वो परिवार की किसी के नाम से हो, तो उनको 1000 रुपए जब मिलने लगे तो उसकी काट जो निकाली आपको सत्ता पक्ष के विरोधी जो भाजपा के लोग हैं, एनडीए भी कर सकते हैं आप उसको, उन्होंने कहा गोगो दीदी योजना। गोगो दीदी योजना ये है, गोगो मतलब होता है महिला और संथाली का शब्द है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जीत जाएंगे तो हर महीने की 11 तारीख को 2500 रुपए देंगे। उस फॉर्म को भरने के लिए ऐसी मार हुई कि लोगों को लगा कि विकास और नैतिकता और बहुत सारी चीजें जो हम बातें करते हैं कि देश के विकास के लिए ये होना चाहिए, झारखंड की ये प्राथमिकता है, वो सारी चीजें एक तरफ है। 1000 रुपया अगर जेएमएम दे रही थी और अगर 2500 बीजेपी देने का वायदा कर रही है, तो 2500 रुपए की तरफ लोगों का झुकाव हो गया और सरकार जो है वो एक तरह से दबाव में आ गई। सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आने लगा कि जितने उपायुक्त हैं उनको चिट्ठी लिखी गई कि इस पर आप कार्रवाई कीजिए कि ये गलत काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग से जेएमएम ने मांग की कि इस पे आचार संहिता का उल्लंघन का मामला बनता है, आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए इन पर कार्रवाई की जाए। जब हम लोगों ने पूछा, जो यहाँ पे सीईओ है के रवि कुमार, आईएएस अधिकारी जो है, उनका ये कहना था कि जब आचार संहिता लगी नहीं है तो आदर्श आचार संहिता की बात कहाँ पे होती। तो कहने का ये मतलब है कि पैसा जो है वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, और जो ज्यादा पैसे देगा, जैसे अभी आपने कहा कि उसको 2500 रुपए करने की चर्चा मीडिया में चल रही है, कुछ लोगों ने उसको बहुत प्रमुखता से उठाया भी है। ये हो भी सकता है, वो अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर बहुत जल्द आचार संहिता लगने की बात है, हालांकि उस पर भी 2 तरह की बातें चल रही है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि लोग टाल मटोल कर रहे हैं, चुनाव की तिथियां बढ़ाना चाह रहे हैं कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में घोषणा हो और दिसंबर में चुनाव हो, ताकि पहले हफ्ते में, जैसे आपने कहा कि 3 से 5 तक सरकार बन जानी चाहिए। बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है, जेएमएम ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये लोग चुनाव को टालना चाह रहे हैं, इसलिए कि अभी हवा जेएमएम की तरफ है। मतलब मैया सम्मान योजना जो है उसने धूम मचा रखी है। अब अभी चुनाव अगर तुरंत हो जाए तो हो सकता है कि जेएमएम का पलड़ा भारी हो, लेकिन अगर कुछ समय बीत जाए तो गोगो दीदी योजना जो है वो अगर ज्यादा प्रभावी हो जाए, जो अभी 10 दिनों तक दुर्गा पूजा के कारण थोड़ा धीमा पड़ गया था, तो जिस तरह से लोग टूट पड़े थे और रात दिन करके फॉर्म भरे जा रहे थे,
अगर फिर से वो अभियान शुरू हो गया और वो प्रभावकारी हो गया, और अगर आज कैबिनेट में गोबर दीदी योजना की तरफ 2500 रुपए मैया सम्मान योजना की राशि नहीं की गई, तो मामला जो है वो भाजपा के पक्ष में जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पर एक और भी है कि जिसकी बात भाजपा वाले कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैया सम्मान योजना जो सरकार दे रही है, इसका फंड कहाँ से आ रहा है? इसको एलोकेट नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि सरकार कोई भी योजना चलाती है तो उसका फंड निर्धारित रहता है कि ये इस मद से होगा। गैर योजना मद में भी जो है उसमें भी कहीं न कहीं बजट पास कराने की बात होती है, तो विधानसभा तो अभी हो नहीं सकती है। तो आखिर वो पैसा आएगा कहाँ से? रांची के जो विधायक हैं, जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सवाल उठाया था, और सरजू राय जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जेएमएम ने जो अप्रैल से पेंशन बंद कर रखी है, सर्वजन पेंशन जो सभी लोगों को पेंशन देने की बात थी, और चर्चा तो यहाँ तक है कि जो शिक्षक हैं, जो यहाँ पर ऑनरेरियम पर है, मानदेय पर, जो आपको जिसको पारा टीचर यहाँ पे कहा जाता है, तो पारा शिक्षकों का वेतन भी कई जगह रुका हुआ है। तो क्या उसी पैसे को मैया सम्मान योजना में लगाया जा रहा है? ये सवाल सरजू राय जी ने उठाया। इसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आमतौर पर होता क्या है कि कोई सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष के लोग उसको काउंटर करते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब, जहां तक मेरी जानकारी है, उसमें किसी ने उसका जवाब नहीं दिया है। तो फंड कहाँ से आएगा, उसका एलोकेशन कहाँ से हो रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो लोग, जो भाजपा के लोग हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी इलेक्शन तक ये सब होगा, जैसे इलेक्शन डिक्लेयर होगा सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि फंड उसका है नहीं, और सरकार जीत भी जाएगी तो जब तक उसका फंड एलोकेट नहीं होगा और उसमें थोड़ी मोड़ी राशि नहीं लगेगी, अगर राज्य की सारी महिलाओं को पैसे दिए जाए तो लाखों करोड़ों लाखों करोड़ का मामला होगा। तो इसका जवाब कुछ जेएमएम के लोगों ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार हमारा दबा कर बैठी हुई है, वो जैसे ही देगी तो इस अमाउंट को हम 2500 रुपया से भी बढ़ा दें। तो इस तरह से राजनीतिक जो सही बात है। कोर्ट में बॉल फेंका फेंकी होती है कि अपना बॉल दूसरे के कोर्ट में डाल देना, इन्हीं आपके चलते हो रहा है। तो ये मामला कुछ इस तरह का है। और जहां तक बात जनता की है, तो स्थितियां पहले से तो बदली हैं, लेकिन अगर गांव की बात करें तो गांव को भी हम लोग जो देखते हैं, गांव में इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार की जो योजना थी, लाल कार्ड वालों को, पीला कार्ड वालों को 1 रुपए में चावल देना, गेहूं देना, तो उसके चलते जो गांव की अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक्स है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। लोग खेती नहीं करना चाहते। कई गाँव को मैंने देखा कि वहाँ के जो लड़के हैं, वो बैठ के और पेड़ की छाया में ताश खेलते रहते हैं। कुछ हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने बताया कि लाल कार्डधारी जो है, वो कार में बैठकर लाल कार्डधारी को जो राशन मिलते हैं, वो गेहूँ और चावल फ्री वाला, उसको लाने के लिए कार में जाते हैं या मोटरसाइकिलों में जाते हैं। लाखों रुपए की मोटरसाइकिल आती है। मतलब कहने का ये है कि इस तरह की गरीबी की बात जो आईएएस अधिकारी लोग यहाँ पर उसको बताते हैं कि हाँ बहुत गरीबी है, भुखमरी है, उस तरह की गरीबी भुखमरी झारखंड के गांव में बहुत कम है। और जो सही में गरीब है, भुखमरी के शिकार हैं, वो लोग भी हैं। दूर दराज में बहुत सारे गांव हैं ऐसे, लेकिन उनको कुछ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन बिचौलियों पर निर्भर करता है जो प्रखंडों में घूमते रहते हैं, जो उनको पैसे देते हैं। लाल कार्ड भी उन्हीं का बनता है, और जो भी सरकारी सहायता मिलती है, जो कमीशन देता है, उसी को मिलता है। सही लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच रही हैं। तो केंद्र सरकार भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो कोविड के समय चल रही थी, वो अभी चला रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि अभी चलती रहेगी 2028 तक। तो इस तरह से करके जो गांव में बहुत जो मुफ्तखोरी बढ़ रही है, पैसे जो बांटे जा रहे हैं, तो ये नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये झारखंड के लिए घातक सिद्ध होगा।
और जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन की है, जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता था, जीतने की बात है। अगर दिसंबर में चुनाव होंगे तो आप देखेंगे कि परसेंटेज फिर यहाँ का एवरेज कम होगा, क्योंकि दिसंबर में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। तो ये हवाई योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे नरेगा को बताया जाता है, मनरेगा जो है, कि इतने लाख मानव दिवस सृजित हुए, इतने लोगों को हमने रोजगार दिया। असल में वो होता है कि पेपर पे आधार कार्ड दिया जाता है और उसके आधार पर जॉब कार्ड बना दिए जाते हैं, जो आरोप लगते हैं, और आदमी से काम नहीं कराकर उसको जेसीबी से काम कराया जाता है। जिसके खाते में पैसे जाते हैं तो उसका जो है ना बैंक खाता ले लिया, बैंक का जो पासबुक है वो ले लिया जाता है और उससे मनमाने ढंग से पैसा निकाल लिया जाता है। उसको कुछ वोट दे दिया तो दे दिया, बहुत बार बहुत सारे लोग देते भी नहीं हैं, या उसको आधा भी मिल जाता है तो उसको लगता है बिना कुछ किए अगर उसको हर महीने पैसे मिल रहे हैं तो बुरा क्या है, तो वो दूसरे राज्यों में काम करने चला जाता है। या जो गरीब आदमी है या जो पहुँच वाला नहीं है, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है, उसका हाल जो पहले बुरा था, आज भी बुरा है। और इलेक्शन के बाद भी जो सरकार आएगी वो कितना सुधार पाएगी, क्योंकि रूट कॉज जो है, अगर आप कहें कि इन सारी चीज़ों में, तो करप्शन है। वो करप्शन का सिस्टम जब तक ध्वस्त नहीं होगा, यहाँ पर एक परंपरा चल रही है कि उसकी सरकार बनी तो अब मुझे भी अवसर मिलना चाहिए, और वो जनता की सेवा के नाम पर जो है ना, वो पैसे कैसे लूट मचाएं, इसकी प्रतियोगिता चल रही है कि उसने लूटा, वो हमें भी मौका दो, और हमारे बाद जो है वो दूसरे को भी मौका दो। जातीय आधार पर सब लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी सीटें इतनी हैं, कि हम वैश्य वर्ग के हैं तो हमको इतना मिलना चाहिए, हम ओबीसी के हैं तो इतना मिलना चाहिए, और हम एससी के हैं तो इतनी मिलना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर झारखंड की बात, झारखंड के विकास की बात और झारखंड के मूल मुद्दों पर बात कोई नहीं कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं वो सभी ही मुद्दों पर हो रहे हैं, और एक दूसरे को मुफ्त में बांटने की बात हो रही है कि कौन ज्यादा दे रहा है उसकी बात हो रही है। ऐसे में झारखंड का फ्यूचर क्या होगा इसकी कल्पना ये करें। कहना सही बात। देखिए, आपकी बातों से सुनील जी, मुझे हाँ। एक सडनली याद आया, एक पुराना एक गाना हुआ करता था, ना बाप हम्म। पड़ा ना मैया, सबसे हम्म। बड़ा रुपया। तो झारखंड भैया। में यही देखा जा रहा है, जो दिख रहा है कि जहां हम्म। पैसे हैं, जिसको वहां देखिए, मैया योजना हो या गोगो दीदी योजना हो, 1000 हो, 2100 हो, 2500 हो, हम्म। प्रलोभन है ये। कहां से लाएंगे? हम्म। आपने सही कहा, फंड नहीं एलोकेट किया, कहां से देंगे? हम्म। पर मेरा आपसे यह जानना है कि आप तो वहाँ लोगों से मिलते हैं, पत्रकारिता के साथ-साथ आपके अपने कनेक्ट्स भी हैं, लोगों से बात होती, महिलाओं का क्या कहना है? क्योंकि प्रलोभन देकर महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है ना, घर बैठे मिल गया 3000, किसी को 2100, किसी को 11 अभी तक जो मिल रहा है। पर सवाल है कि झारखंड की राजनीति में महिलाओं का क्या रोल है? शून्य बटा सन्नाटा दिखता है। एक महिला फेस मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती है वहाँ, क्योंकि शायद जी। उनको मौका नहीं मिला या मौका नहीं जी। दिया जाता है। हम इसी तरह से 1000 और 2500 देकर कब तक झारखंड में 33% आबादी को समझाने की कोशिश करेंगे? महिलाओं का क्या कहना है? व्हाट द लेडी वोटर्स आर सेइंग, उनका क्या रिएक्शन है? मैं ये आपसे जानना चाहता देखिए, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए और भी कई प्रलोभन सभी लोग देते हैं। उसमें प्रलोभन है कि हम आपको नौकरी देंगे। नौकरी किस प्रकार की होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सहायिका, सेविका, उनको 5000, 3000 इस तरह की राशि के लिए जो है हड़ताल करनी पड़ रही है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि 5000, 7000 रुपए में फील्ड में अगर उनको काम करना पड़े, तो घर उनका कैसे चलेगा? और परमानेंट नौकरी नहीं है तो कभी भी उनको हटाया जा सकता है। सहायक पुलिस जिनको कहा जाता है, उसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी, तो उनका भी लगभग वही हाल है। तो मिला-जुला कर कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में जो महिलाओं को रखा गया है, तो उनको तो लगता है कि ये सरकार जो है हमें इस तरह की कम से कम कुछ तो दे रही है, पहले वाली तो वो भी नहीं दे रही थी। तो हूँ। ये अच्छा। जो है हमारी सरकार है। दूसरा,
जो चुनाव में जीत हार के लिए जो मुद्दा बनाए जा रहे हैं वो ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको परेशान किया जा रहा है। जैसे अभी ईडी की कार्रवाई जैसे खत्म होगी, अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कितनी राशि प्राप्त हुई या क्या इसका जो है अभी तक मिला है। अभी तक कोई भी किसी भी चैनल पे, किसी भी सूचना माध्यम में ये बात फ्लैश नहीं हुई कि क्या प्राप्ति हुई है या क्या रिकवरी हुई है। अगर मान लीजिए कोई बड़ी राशि नहीं मिलती है, कोई उपलब्धि नहीं होती है, तो एक तरह से जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि ये उनके इशारों पर हो रहा है। अभी जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा कि जो पेयजल स्वच्छता के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ये भाजपा के इशारे पर ईडी काम कर रही है। जबकि आदित्य साहू जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने उसका खंडन किया कि वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो जांच करेगी, उसकी अपनी स्वतंत्रता है और वो पब्लिक के कंप्लेंट्स पर या पब्लिक की जो ग्रीवांसेज है उस पर काम करती है। तो भ्रष्टाचार नहीं है सो बात नहीं है। जो आपने पानी घोटाला की बात की, नल जल मिशन है, उसकी गांव में ये स्थिति है कि बहुत जगह पाइपलाइन बिछाने में तो बहुत लोगों को रुचि है कि चूंकि इसमें बहुत भारी भरकम राशि लगती है। दूर दूर से पानी लाने की बात हुई, यहाँ तक कि कोडरमा जो है यहाँ से काफी दूर है, वहां तक से पानी लाने की योजना बनाने में सभी आगे थे और उससे बात कही गई कि नहीं साहब, ये पानी की आवश्यकता जो है वो बहुत बड़ी है, उसकी आपूर्ति हम करेंगे। कभी कांची नदी से पानी लाने की बात हो रही थी, तो 50 किलोमीटर से लेके आप 100-150 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाएंगे तो उसमें अरबों रुपए का हिसाब किताब होगा, तो उसमें कमाई जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन मौलिक सवाल जो हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नवीन मेल अखबार में भी उठाया, कई बार इसको हाईकोर्ट ने भी संज्ञान में लिया। हम लोग का ये मुद्दा था कि 1954 में रांची में डैम बनने शुरू हुए थे जो पेयजल के लिए है, जो कांके डैम जिसको बोलते हैं, जहाँ से बड़ी आबादी को, लगभग आधी आबादी को पानी की सप्लाई की जाती है। उसके बाद रुकरा है, उसके बाद जो हटिया है। आईटीसी के पास धुरवा है, हटिया डैम जो है। हटिया डैम का इंटेक जो है, जैसे ही रिंग रोड बना वो बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ विकास की अवधारणा ये है कि उसको अंधाधुंध विकास कहना सही होगा। बिना सोचे समझे जो इंटेक था जो पानी का, जो वहां पे उसकी नदियां जो आके उसको पानी देती थी, उसको बंद करके ऊपर से रिंग रोड बना दिया। वहां पुल बनाना चाहिए था कि भाई दोनों काम हो जाए, तो वो किया नहीं, हड़बड़ी में रिंग रोड बना दिया गया। और अगर कांके डैम की बात करें, 1954 से अभी तक उसकी एक बार सफाई नहीं हुई, क्योंकि सफाई करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे, 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, तो उसमें कमीशन कितना आएगा, ये आरोप लगते थे। पाइपलाइन बिछाने में अगर 500 करोड़, 600 करोड़ लगे, कमीशन ज्यादा है। कमीशन ज्यादा है। तो आपकी प्रायोरिटी पहले के संसाधनों को दुरुस्त करने की कम है और आवश्यकता दिखाकर, जैसे यहाँ पर एक है कि झारखंड में गरीबी दिखाने की होड़ मची हुई है कि गांव में बहुत गरीबी है, बहुत लोग बदहाल हैं, तो ये गरीबी बदहाली की मार्केटिंग और पीने के पानी की समस्या की मार्केटिंग जो हो रही है, तो इसको कौन देखेगा, ये भी सवाल, एक बड़ा सवाल है। और जो नई सरकार आने वाली है, हो सकता है यही सरकार आ जाए या नई सरकार आए, तो उसके बाद तस्वीर क्या होगी और कौन इसकी प्रायोरिटी देगा, ये कहना मुमकिन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में है ही नहीं, कोई इसकी बात नहीं कर रहा। अगर गंभीर पत्रकारिता की बात आप करें तो इन सब बातों पर तो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन किसी पार्टी के घोषणा पत्र में ये नहीं है कि पेयजल की समस्या यहाँ बड़ी समस्या है, उसका समाधान करेंगे, या हम रोजगार देंगे, रोजगार देने के नाम पर हम लाखों को रोजगार दे रहे हैं, हम पहली कैबिनेट में ही जो है वो फैसला कर देंगे कि हम 1 लाख आदमी को रोजगार देंगे। हम ये मतलब जो भी बोलना हो बोल जाइए, बाद में क्या करना है वो सब बाद में देखा जाए। तो यही सब हो रहा है झारखंड। नहीं, ये तो सही, आपने बड़े डिटेल में चीज़ों को समझाया है हमारे व्यूअर्स के लिए। और जो गंगा जल जीवन मिशन
मैंने जो देखा है या मेरी जानकारी जहां तक है, एलएनटी के शायद पहला जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एलएनटी को शायद दिया गया था, एलएनटी को दिया गया था। हाँ, पर किसी कारण से, क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं या नौकरशाह, जिसको कहेंगे कमीशन खोर नौकरशाह, उनका नाम हाँ, बहुत आ रहा है, चीज में आ जा रहा है, तो उन्होंने शायद कुछ कमीशन ज्यादा मांग लिया होगा, तो एलएनटी ने काम छोड़ दिया। उसके बीच बाद में काम प्राइवेट छोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को शायद दिया गया था, जिनसे कि 2019 में मेरे पास जो रिपोर्ट था कि 2019 में 1,32,00,000, 2020 में 30 करोड़ ये फर्जी निकाला गया है ट्रेजरी से, इन्हीं कमीशन खोर नौकरशाहों के द्वारा। और झारखंड में तो एक 24 साल में जितने नौकरशाह दिख गए कमीशन खाते, पिछले बार ईडी के रेड में कितने नाम आए थे आईएएस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के, इस बार भी कुछ नाम आ गए हैं। तो वहां या तो मेरा ये कहना है कि जो ट्राइबल फेसेस, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनकर आते हैं, चुन कर आते हैं, क्योंकि वहाँ 28 सीट्स आर ट्राइबल, एक मेजॉरिटी है, ट्राइबल स्टेट कहा भी जाता है, ट्राइबल फेस के नाम पे ये आ भी जाते हैं। पिछले बार अभी तक जो मुख्यमंत्री बने हैं, रघुवर दास को छोड़ दीजिए, तो सारे ट्राइबल रहे हैं। और इनको या तो ये समझते नहीं, मुझे जो लगता है, या तो वो समझते नहीं है खेल, या फिर उनको बेवकूफ बनाकर ये जो नौकरशाह हैं वो इनको पूरे झारखंड को लूटने में लगे हैं, जो मुझे लगता है। इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वाकई में मामला क्या है, नेता गलत है या नौकरशाह चोर है? देखिए, बात यहाँ पर होती है ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी अगर मुख्यमंत्री बनना है और बारी बारी से मंत्री और मुख्यमंत्री और माननीय बनने का शौक हो कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे मंत्री बनना है, तो उसका उद्देश्य क्या है ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और जो भी लोग बन रहे हैं, अब उनकी योग्यता पर तो पब्लिक जरूर सवाल उठा रही है कि जैसे मधु कोड़ा जी बने थे, उन पर आरोप लगने लगे, तो मैंने ये पहले भी सवाल उठाया था कि क्या घोटाला सिर्फ मधु कोड़ा जी ने किया था? क्या उस समय के जो खान सचिव थे, खान विभाग के जो अधिकारी थे माइनिंग के, वो सारे लोग दूध के धुले हुए थे? क्योंकि फाइल तो नीचे से ऊपर तक मंत्री तक पास जाती है, तो सिर्फ मंत्री को दोषी और बाकी लोगों को क्लीन चिट देना, ये कौन सी परंपरा है? सही बात। वही खेल यहाँ पर भी होता है। ये किसके इशारे पर होता है? अगर मान लीजिए कि ऊपर से ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है, ये कहा जाता है, ये बात सही भी है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर होता है कि कहीं न कहीं योग्यता पर तो प्रश्न चिन्ह जरूर है, क्योंकि प्रशासनिक जो तौर पर रोक लगाने की बात है, जहां पर भी भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, जैसे केंद्र सरकार दावा करती है कि उसके किसी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे हैं, उसने रोक लगाई है, तो ये ऊपर से लगी है। ऐसी चीजें वहां पे पारदर्शी हो गई है। अब अंदर की बात क्या है अभी तक साबित नहीं हुई है, नहीं कहा जा, लेकिन मोटे तौर पर एक सिस्टम है, ट्रांसपेरेंसी है कि जैसे कहीं आप अप्लाई करें तो अप्लाई करने की प्रक्रिया आपको ट्रैक हो सकती है। यहाँ ट्रैकिंग सिस्टम को ही बंद कर दिया गया है। आप एक छोटे से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करिए, आप जमीन के दाखिल खारिज के लिए जो म्यूटेशन होता है उसके लिए अप्लाई करिए, कब होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, कोई जवाबदेह नहीं है, कब तक होगा ये भी कुछ नहीं है। बिहार में क्या हुआ था कि उसने एक टाइम फ्रेम तय कर दिया था, केंद्र सरकार ने भी तय किया हुआ, उसका पालन गाइडलाइन का होता नहीं। उसी तरह से यहाँ पर बड़े जो काम हुए उसमें भी इस तरह के खेल हुए। इसमें कोई अभी की सरकार दोषी है और बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब जो विधानसभा बन रहा था उस समय रघुवर दास थे, उन पर आरोप लग गया कि उन्होंने एक खास ठेकेदार को विधानसभा बनाने के लिए जो काम दिया था उसमें है कि पहले कम कर दिया कि 30% रेट कम कर दिया जो एस्टीमेट था उससे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां एलएनटी वगैरह जो थी वो भाग गई वहां से। उसके बाद जिसको काम दिया गया उसको कहा गया कि नहीं साहब, इसके डिजाइन में कुछ गड़बड़ी है, इसके डिजाइन में रिवीजन करना है, तो रिवीजन के नाम पर 40% रेट बढ़ा दिया गया। तो आप सोच लीजिए कि जो एस्टीमेट था उससे 10% ऊपर हो गया। तो इस प्रकार की मनमानी आप करेंगे। हालांकि आरोप इंदर सिंह नामधारी पर भी लगे और पहला जो भ्रष्टाचार हुआ, इंदर सिंह नामधारी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने भी गड़बड़ियां की।
लेकिन उनकी एक पंक्ति बड़ी अच्छी है कि सरसों से भूत भगाया जाता है, सरसों में ही भूत अगर आ जाए तो तो क्या भूत किया? कैसे भागे? सही बस सही यही बात है। झारखंड के साथ है, भूत भगाने वाले लोग खुद अगर भूत बन जाए, सरसों में ही भूत आ जाए, तो उसको कैसे रोका जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। रही बात की जनता को तय करना है कि ईमानदार व्यक्ति को चुने, जो सही काम कर सके, जिनको इन कार्यों का अनुभव हो। अगर वैसे लोगों का चयन हो, अगर भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार अगर करते हैं, तो उनको दोबारा मौका नहीं दें। लेकिन ये पक्के तौर पर किसी को कैसे आप भ्रष्ट कर सकते हैं? चूँकि प्रक्रिया इतनी लंबी चलती है कि कोई अगर एक हाई कोर्ट या कोर्ट या सीबीआई जो किसी को आरोपित करती है कि साहब ये तो इनके ऊपर आरोप साबित होता है, तो हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और उस तरह से चीज़ों को उलझा कर रखा जाता है। तो मोटे तौर पर जिसके पास शक्ति है, जिसके पास संसाधन है, वो जो है अपने को साफ साबित कर रहा है, आरोप मुक्त साबित कर रहा है। सच क्या है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार तो है। अब कहाँ भ्रष्टाचार है, किसने किया है, ये जब तक कोर्ट में बिल्कुल साबित नहीं हो जाए, तब तक कहना मुश्किल है। बड़े लंबे समय से हमारे पूर्व माननीय मंत्री, माननीय सांसद और माननीय सांसद तो नहीं कहेंगे, माननीय मंत्री और माननीय आईएएस अधिकारी लोग जब अंदर हैं, जिस तरह की पोजीशंस को पाने के लिए लोग तरसते हैं कि हम भी वैसा बन जाएँ। अगर वैसे लोग लंबे समय तक जेल में बंद हैं और कोर्ट उनको जमानत तक नहीं दे रही है, तो ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि आग लगी है तभी धुआँ उठ रहा है। बिना आग के धुआँ नहीं उठ सकता। बिना सबूत के कोर्ट उनको 2-2 साल तक जेल में बंद रखे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ न कुछ गड़बड़ी तो मामला ज़रूर तो है। है। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुनील जी। और मैं बस इतना ही जी, कहूंगा कि चलिए हम मनाते हैं, क्योंकि हम तो झारखंड में हैं और झारखंड ही कहते हैं और हैं भी वाकई जी, में कि जी, झारखंड पे चढ़ा हुआ भूत, पे चढ़े हुए भूत को भगाने के लिए देखना है कि कौन ओझा सामने आता है, या फिर वहां जो करप्शन का चक्रव्यूह है उसको हाँ, तोड़ने के लिए कौन योद्धा सामने खड़ा होता है। मनाते हैं कि कोई ना कोई आए, विजनरी 24 साल के इस झारखंड को कम से कम एक सही रास्ता मिले, सही दिशा दिया जाए, और उसमें हम आप प्रयासरत हैं ही। आम जनता भी शायद इस बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगी। जी नमस्कार, जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जी। बात करके। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के मुद्दों पे। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।